साफ सफाई ना रखने वाली बहू। अनीता घर के काम करके थक गई थी, इसलिए अब वह अपने बेटे विक्रम के लिए पंडित जी से एक अच्छी लड़की ढूंढकर दीपा नाम की लड़की से शादी कर देती है। पर दीपा एक आलसी किस्म की कामचोर लड़की थी जिससे घर का कोई काम नहीं होता था। अब अनीता को क्या मालूम था कि उसकी बहू सर्वगुण संपन्न की जगह आलसी आ गई है। शादी के कुछ दिन तो दीपा अच्छे से अपने ससुराल को संभालती है, पर 4-5 दिन बाद ही आलस करने लगती है। अरे मुझे दवाई खानी है, पानी तो है ही नहीं, रसोई से लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर अनीता रसोई में जाती है तो देखती है रैक में एक भी बर्तन नहीं है। अब मैं पानी कैसे पीऊं? एक भी गिलास कटोरी कुछ नहीं है, सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं। दीपा बहू, अरे जरा इधर तो आना। जी माँ जी, कहिए। अरे ये सब क्या है? सारे गंदे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, मुझे पानी पीना है, कैसे पीऊं? और इतनी गंदगी क्यों कर रखी है रसोई में तुमने? खाना बनाने के बाद साफ करना चाहिए था ना उसी वक्त। वो माँ जी, मैं खाना बनाकर थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर लेटने चली गई, सोचा फिर ये सब काम बाद में कर लूंगी। ठीक है, आगे से रसोई को इतना गंदा मत रखना, अब एक गिलास साफ कर दो। जी माँ जी। इतना कहकर दीपा एक गिलास साफ करके अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद वो चली जाती है। फिर दीपा सारे बर्तन साफ कर लेती है। कुछ देर बाद बारिश का पानी आंगन में आ जाता है। ये देखकर दीपा कहती है, ओफो, ये बारिश और हो गई आंगन में, सारा पानी यहाँ आ गया, अब इसे साफ करना पड़ेगा वरना माँ जी फिर से कहेंगी, बहू इतना गंदा क्यों कर रखा है? एक तो वैसे ही मुझसे कोई काम नहीं होते, आलस जो नस नस में दौड़ रहा है। ये बोलकर वो पहले झाड़ू लगाती है, फिर सुखाने के लिए पोछा लगाती है। OMG, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, झुककर पोछा भी नहीं लगा सकती, पैर से कर देती हूँ। पैर से आड़ा टेढ़ा पोछा लगाकर दीपा फिर से कमरे में चली जाती है। तभी अनीता आंगन से गुजरती है तो थोड़ी बहुत मिट्टी और पानी को देखकर कहती है, दीपा बहू जरा इधर आना। क्या किया है ये तुमने? अरे ये कैसे पोछा लगाया है तुमने? इतना गंदा हो रखा है फर्श, और अभी पानी पर पैर रखने से अगर मेरा पैर फिसल जाता तो? माँ जी, इतना बवाल क्यों कर रही हो आप? जरा सा पानी ही तो है, आप खुद भी तो कर सकती थी, जो मुझे इतना सुना रही हो। क्या बहू सारे काम करेगी? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें सफाई के बारे में बता रही हूँ, गंदगी करना छोड़ दो। दीपा अपनी सास को बिना किसी बात का उत्तर दिए वहाँ से सफाई करके वापस काम में लग जाती है। अगले दिन दीपा का देवर रोशन अपने हॉस्टल से वापस आ जाता है। देख तो बहू कौन आया है, तेरा देवर। चाहे इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, बेचारा धूप से आया है ना। तभी दीपा अपने देवर के लिए एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले आती है। उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर रोशन कहता है, अरे भाभी, ये कोल्ड ड्रिंक में ऊपर से इनो डाल कर लाई हो क्या? या इसकी गैस अभी तक नहीं निकली जो इतना झाग बन रहा है? हे भगवान, लगता है इसने गंदे तरीके से बर्तन धोए हैं, ग्लास में साबुन होगा और झाग बन गया होगा। रुक जा बेटा, मैं तुझे दूसरी कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ, इसे मत पी। बहू मेरे साथ रसोई में चल। अनीता रसोई में जाकर उस कोल्ड ड्रिंक को फेंक देती है और बहू को कहती है, बहू ये सब क्या है? तू रोशन को ऐसे कोल्ड ड्रिंक दे रही थी, तेरी आंखें या बटन? गंदगी तुझे कुछ ज्यादा ही नहीं पसंद है? अरे बर्तनों को अच्छे से साफ किया कर, उस पर सर्फ साबुन लगा हुआ मत छोड़ा कर। माँ जी, एक तो खाना बनाते बनाते इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, उसके बाद और भी घर के काम होते हैं, अगर इसमें 1-2 बर्तन पर साबुन लगा हुआ रह जाता है तो क्या हो गया? इतना क्यों सुना रही हैं आप मुझे? मैंने अपने बेटे की शादी जब तुझसे तय की थी तो मैं बहुत खुश थी, पर अब सोच रही हूँ तेरा नाम रख दूं साफ सफाई ना करने वाली बहू, क्योंकि गंदगी तो तुझे बहुत प्यारी है, कॉकरोच की तरह। हो गया आपका, अब मैं देवर जी को कोल्ड ड्रिंक दे आती हूँ। ये बोलकर वो रोशन को कोल्ड ड्रिंक दे देती है। शाम को विक्रम फ्रिज खोलकर पानी पीने आता है तो उसमें कॉकरोच चल रहे थे और सब्जी वगैरह भी फैली हुई थी। ओह नो, खोलते ही इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। भाभी आपको फ्रिज साफ करना चाहिए, बहुत स्मेल आ रही है इसमें। माँ बोलती हैं जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता आती है और लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। ओहो देवर जी, आप भी माँ जी की तरह चालू मत हो जाइए, मैं कर लूंगी सफाई। अरे 10 काम होते हैं मुझे, रह गया होगा साफ करना। ठीक है भाभी। देवर की बात सुन दीपा बड़बड़ाते हुए फ्रिज को साफ करती है और सारा सामान वापस रख देती है। शुक्र है सारा काम हो गया, अच्छा है ये फ्रिज साफ हो गया, मुझे बहुत घिन आती है ये करने में। हाय मेरी कमर, अब जाकर थोड़ा लेट जाती हूँ। अरे बहू छत से कपड़े उतार कर ले, आंधी चल रही है, कपड़े उड़ जाएंगे। मैं इतनी काम चोर आलसी हूँ, फिर भी माँ जी मेरे से किसी ना किसी तरीके से काम करवा ही लेती हूँ। ला रही हूँ माँ जी कपड़े अभी। ये बोलकर वो सारे कपड़े उतारकर अपने बेड पर पटक देती है और वो वैसे भी उसका कमरा फैला हुआ ही पड़ा था और खुद भी बेड पर पसर जाती है। इतने में उसका पति विक्रम ऑफिस से वापस आता है। हे भगवान, दीपा ये कमरे का इतना बुरा हाल क्यों कर रखा है तुमने? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ,
तुम्हें सफाई रखनी चाहिए, उल्टा गंदा कर रखी हो। अरे औरतें तो खुद को भी सजा लेती हैं और तुम्हारे बाल भी इतने उलझे हैं और यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। अरे यार, अब तुम चालू मत हो जाओ ना। जब देखो तुम्हारा घर का कोई ना कोई इंसान मुझे बोलता ही रहेगा, यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, काम करो, वो काम करो। अरे मैं काम करते करते थक जाती हूँ, बाल तो खराब हो गए ही मेरे, खुद को संवारने का मौका भी नहीं मिलता। और ये कमरा इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है। थोड़े से कपड़े साइड करके तुम भी तो बैठ सकते हो ना। आते ही चढ़ रहे हो मुझ पर। जितनी देर पटर पटर बोल रहे हो मुझे, इतनी देर में तो खुद कर लेते। दीपा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं कुछ नोटिस नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है, मैं सब नोटिस कर रहा हूँ। बहुत गंदगी रखती हो। आई अग्री कि तुम थक जाती हो काम करते करते, पर कोई भी बहू अपने घर को ऐसा नहीं रखती। तुम खाना भी मुझे उल्टे सीधे कागज में पैक करके दे देती हो। इससे पहले रसोई में फल रखने गया था, मक्खियां भिनक रही हैं वहां पर। अच्छा, अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा है, झाड़ू पोछा सब रखा हुआ, खुद लेकर खुद साफ कर लो, मुझे मत बोलो। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। ये बोलकर विक्रम अपने रूम की सफाई करके फिर बैठता है। इसी तरह वक्त गुजरता है। दीपा बिल्कुल भी सफाई नहीं करती थी। कपड़े, बर्तन, कमरे, हर चीज यूं ही बिखरा रहता था। अनीता बार बार उसे सफाई का ताना देती थी और रसोई में मक्खियां भिनकती रहती थी। गंदा खाना खाने से अनीता के पेट में बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके दोनों बेटे और दीपा फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने पर कहता है, मुझे लगता है आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। माताजी को गंदगी से टाइफाइड हो गया है और इनके शरीर में पानी भी हो गया है। बट डोंट वरी, ग्लूकोज चढ़ा दिया है। आसपास की जगह को साफ रखकर उनका ख्याल रखिए, वरना आपको भी ये सब हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम समझ गए। भैया, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ मेरे भाई। देखा दीपा, तुम्हें मैंने कितना समझाया, फिर भी तुम बाज नहीं आई और माँ इतनी बीमार हो गई। अगर तुम थोड़ी सी सफाई रख लेती तो ऐसा नहीं होता। विक्रम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब से मैं घर की बहुत ज्यादा सफाई रखूंगी और बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगी। अपनी सास को ऐसी हालत में देखने के बाद दीपा को अपने आलस का करारा जवाब मिलता है। फिर वह अनीता से माफी मांगती है और अपनी सास का खूब ख्याल रखती है और घर को भी साफ तरीके से रखती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने आसपास गंदगी ना रखें, क्योंकि गंदगी से फूड पॉइजन, मलेरिया कुछ भी हो सकता है। रमा ने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे जतिन की शादी कुसुम से की थी, जो कि एक काली लड़की थी, पर स्वभाव से सर्वगुण संपन्न और चंचल थी। रमा की आरती नाम की घमंडी बेटी भी थी, जो कि गोरे होने के कारण कुसुम से नाक से कोड़ कर बैठी थी। शादी के 2 दिन बाद ही आरती ने उसे कालेपन के ताने दिए थे, पर कुसुम ने उसका बुरा नहीं माना। फिलहाल कुसुम मानसून के मौसम का मजा लेते हुए छत पर बैठकर ही कपड़े धो रही थी। अरे वाह, टंकी का पानी ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ और बारिश के पानी से कपड़े भी धो लिए। अब बाद में सुखा दूंगी। इतना कहकर काली बहू बारिश में नाचने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी जतिन आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अरे आप, अच्छा हुआ आपने बचा लिया। वो बारिश की वजह से पैर फिसल गया था। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मैं तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगना चाहता हूँ। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। जतिन ने काली होने के बाद भी कुसुम को अपनी पत्नी दिल से मान लिया था। दोनों बारिश में बहुत मजे कर रहे थे। तभी सास रमा की आवाज आती है, अरे जतिन बेटा, कुसुम कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। ओफो, माँ जी बुला रही हैं, मुझे तो उन्हें चाय बना कर देनी थी। अच्छा जाओ, मुझे भी दे देना, मेरा मन कर रहा है। और अब आपको इसकी जरूरत भी है। ऐसा कहकर कुसुम रमा के पास जाती है। जी माँ जी। अरे कपड़े धो रही थी या बारिश में मटर गश्ती कर रही थी? जल्दी चाय बनाकर ला और कपड़े भी बदल ले, कहीं पूरी रसोई को गीला कर दे। भाभी 1 मिनट, पहले आप मेरी व्हाइट शर्ट दो, मैं अभी लेकर आई हूँ। अगर आपके कपड़ों के साथ उसमें कलर लग गया ना, तो फिर देख लेना, खुद तो काली हो, मेरे कपड़ों को भी काला पीला कर दोगी। आरती, ये तू अपनी भाभी से कैसे बोल रही है? जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोल रही हूँ। पता नहीं आपको इस काली भाभी में क्या दिख गया जो मेरे भैया के गले डाल दिया। मैं अपने दोस्तों से इस काली कलूटी भाभी को मिलवा भी नहीं सकती। पता है भाई की शादी से पहले मैं कितना बोल रही थी, लेकिन मेरी इज्जत का भाजी पाला हो गया। क्यों दीदी, आपने अपने दोस्तों को मेरी फोटो दिखा दी क्या? देखो देखो माँ, कैसी बेशर्म की तरह पूछ रही है भाभी मुझसे। नहीं दिखाई मैंने उनको। माँ जी, मैं इतनी बुरी हूँ? काला होना पाप है क्या? दीदी आप मुझे दिल से अपनाइए ना। जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ आप मुझसे चिढ़ी हुई रहती हैं। हाँ तो कोई भी तुम्हारे काले बैगन जैसी शक्ल देखेगा तो चिढ़ेगा ही। प्यार मोहब्बत वाली हो भी तो नहीं तुम। आरती, तू तो दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है।
अपनी नई भाभी से कोई ऐसे बोलता है? भूल मत, तेरे भाई जतिन को कुसुम बहुत पसंद है। जरूर इस काली भाभी ने भैया पर काला जादू किया है, तभी तो उन्हें पसंद आ गई। अगर इतना ही होता तो वो मेरे जले हुए चीले क्यों नहीं खाते थे पहले? वो भी तो काले थे। तभी जतिन आकर अपनी बहन के सिर पर धीरे से मारता है। ओए, वो जले हुए चीले थे और तू मेरी बीवी को ऐसे कह रही है? अकल वकल है तुझे या नहीं? कड़वे जले हुए चीले तू ही खाइयो, और मैं देख रहा हूँ तेरी बहुत खटपट चल रही है अपनी भाभी से। उसको बंद कर दे, समझी? हाँ हाँ, अब आप भी अपनी बहन से लड़ो जो आपके साथ बचपन से रह रही है। ये कल की आई हुई लड़की आपको ज्यादा प्यारी हो गई है। खुश हो ना तुम अब, काली कलूटी भाभी? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ नंद जी। नहीं, आप मुझसे क्यों इतना खफा हैं? अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो दीदी माफ करना, मैं आपकी शर्ट अभी ला कर देती हूँ। रुला दिया ना तूने बेचारी बहू को। ये सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद कुसुम अपनी सास को चाय दे देती है और ननद की शर्ट को सुखा कर दे देती है। वहीं बारिश के मौसम की वजह से रोज बारिश हुआ करती थी, जिससे घर में कभी कभी कीचड़ भी होती थी। घमंडी नंद अपनी काली भाभी से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ और भाई उसे बहुत सुनाते थे। इसलिए वह बदला लेने के लिए कभी कभार कुसुम के काम को खराब कर दिया करती थी, तो कभी उसके खाने में गड़बड़ करती थी। फिर एक दिन कुसुम सबको खाना परोसती है, जिसे खाकर घमंडी नंद को अच्छा नहीं लगता है। वो हाथ से गरम दाल में हाथ मारती है, जो कि कुसुम के लगती है। उसका हाथ जल जाता है और ये देखकर जतिन पहले उसके ठंडे पानी से हाथ धुलाता है और दवाई लगाकर आरती के एक चांटा मारता है। आरती, हद होती है किसी चीज की। तुम जब तक ताने दे रही थी अपनी भाभी को, तब तक मैं भी सहन कर रहा था, पर आज तुमने कुसुम को जला दिया। भाभी है वो तुम्हारी बड़ी। हाँ, बड़ी है, ऐसे कोई करता है क्या? और आपने अपनी बहन को जो मारा उसका क्या? देखा ना आपने माँ, इस काली कलूटी लड़की की वजह से भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे अब भाभी के हाथ का कुछ नहीं खाना है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इससे बेहतर है आप माँ बंटवारा कर दो। भाभी अब से अलग रहेंगी। ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया था जतिन, तुझे आरती पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माँ जी सही बोल रही है जतिन। ठीक है, तुझको बंटवारा करना है ना, हम अपना अलग कमरे में रहेंगे। माँ, मुझे माफ करना, आप दोनों अपना अलग करना, मैं कुसुम के साथ अलग रहूंगा। गुस्से में जतिन घर में एक रस्सी बांधकर घर का बंटवारा कर देता है। वहीं बारिश की वजह से खिड़की से घर में पानी आ जाता है, जो कि दोनों के हिस्से में आता है। कुसुम तो अपने हिस्से को साफ कर लेती है, लेकिन आलसी घमंडी आरती बिल्कुल सफाई नहीं करती है। इससे रमा फिसल जाती है, जिससे उसके चोट लगती है। अरे राम रे, अरे कोई बचाओ मुझे, बहू, आरती। माँ जी आप ठीक तो है ना? मैं आती हूँ, कोई जरूरत नहीं है उस लकीर को पार करने की, मैं आ गई हूँ। आप ठीक तो हो ना माँ? मेरे साथ कमरे में चलो। कुसुम अपनी सास के सामने होने के बावजूद भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती है, जिससे वह बहुत रोती है। वहीं आरती मरहम लगाती है। माँ, आपसे कमरे में बैठा नहीं जाता है क्या? जो गिर गई, अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा। गिरी भी तो तेरी वजह से ही हूँ मैं। अगर तू सफाई कर लेती तो मेरे कमर में चोट नहीं लगती। तेरी वजह से बंटवारा हुआ है। बहू मेरे पास भी नहीं आ सकती है, वो घर की पूरी सफाई रखती थी। संभल जा, अभी भी वक्त है। मुझे उस कलूटी के हाथ का कुछ नहीं खाना पीना। दवाई लगाने के बाद आरती गीली जगह की सफाई करती है। बरसात की वजह से दो पड़ोसन रमा से मिलने आती हैं और उनके पांव की कीचड़ भी आरती के बंटवारे के हिस्से को गंदा कर देती है, जिस वजह से उसे सफाई करनी पड़ती है। घर का काम खुद करने से अब आरती को अपनी भाभी की अहमियत समझ आ रही थी, पर वह इस बात को नजरअंदाज करती है। फिर एक दिन रमा कहती है, आरती बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना, दवाई ले लेना। माँ जल्दी आना, मुझे अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, कमजोरी सा भी महसूस हो रहा है। बेटा 4 घंटे का सत्संग खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहने के बाद रमा सत्संग के लिए निकल जाती है। वहीं बर्तन साफ करने के बाद आरती रसोई से निकलती है तो बेहोश हो जाती है। झाड़ू लगाते वक्त कुसुम की नजर आरती पर जाती है। दीदी, आरती दीदी, क्या हो गया? वो अचानक से बेहोश हो गई है, मुझे जाना होगा, चाहे इस बंटवारे की लकीर को ही क्यों ना पार करना पड़े, उनकी जान जरूरी है। कुसुम फटाफट से आरती को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर टेस्ट लेने के बाद कहता है, अरे इन्हें तो टाइफाइड हुआ है, इसलिए बुखार आ रहा है और इतनी कमजोर भी हैं। आप इनका खास ख्याल रखिएगा, 15-20 दिन में रिकवर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे जतिन और माँ जी आप आ गए, चलिए दीदी से मिलते हैं। फिर तीनों आरती से मिलते हैं। मुझे यहाँ कौन लाया? आप? अरे अरे टूट मत, मैं तो सत्संग गई थी, तेरी भाभी तुझे यहाँ तक लाई है। तुझे टाइफाइड हो गया है, इसलिए तेरी तबीयत खराब थी तो 4 दिन से। देखा बंटवारे का नतीजा? लेकिन तेरी भाभी ने इतना सब होने के बाद भी उस बंटवारे की लकीर को पार कर तेरी जान बचाई। ऐसी है तेरी भाभी।
शुक्रिया भाभी, आप मुझे यहाँ लेकर आई। मैंने आपके साथ कितना कुछ किया, फिर भी आपने मेरी परवाह करी। आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। सॉरी भैया भाभी। कोई नहीं, तू मुझे भी माफ कर दे। अरे आरती दीदी, आप तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगता। अपनी गलती का एहसास होने के बाद आरती अपनी भाभी के साथ प्यार से रहती है, जिसके बाद उनके बीच का बंटवारा खत्म हो जाता है।